सो है गैस वेलकम बैक टू माई टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज को और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी की बात करते हैं। पहली कंपनी का नाम है दोस्तों दीपक नाइट्राइट लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो और सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। और एक डिस्क्लेमर भी है, जो भी कंपनी से रिलेटेड न्यूज़ एंड अपडेट्स हम कवर करेंगे वो सारी न्यूज़ एंड अपडेट्स सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है, सीखने के लिए है। तो इसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना, आप खुद से रिसर्च और एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं दीपक नाइट्राइट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। सो दोस्तों अगर हम दीपक नाइट्राइट की बात करें तो आज के दिन ये कंपनी आपको काफ़ी ज़्यादा फोकस में देखने को मिल रही थी। फोकस में रहने का सबसे बड़ा रीज़न क्या है? दीपक नाइट्राइट से रिलेटेड एक काफ़ी अच्छी न्यूज़ हमें सुनने को मिल रही है, जिस कारण इस कंपनी में काफ़ी अच्छी तेज़ी भी देखने को मिली थी। अब अगर हम दोस्तों बात करें तेज़ी के बारे में तो वो हमें एक टाइम पे 6% तक देखने को मिला था, फिर कुछ करेक्शन हमें देखने को मिली थी, बट ओवरऑल अगर देखोगे तो परफॉर्मेंस कंपनी का आज के दिन अच्छा ही देखने को मिला था। अब इस परफॉर्मेंस के रीजंस की बात करें तो देखो दोस्तों, दीपक नाइट्राइट की एक सब्सिडरी है जिसकी सेकंड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी की शुरुआत हो चुकी है। मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी का मतलब कंपनी की प्लांट की शुरुआत हो चुकी है। किस चीज़ का प्लांट? तो यहाँ पर मेंशन किया गया है हाइड्रोजनेशन प्लांट इन गुजरात, और गुजरात में कहाँ? दहेज में। और इस चीज़ को मैं थोड़ा सा डिटेल में आपको समझा देता हूँ। तो देखो दोस्तों, दीपक नाइट्राइट ने 2022-2023 के आसपास लगभग एक सब्सिडरी की शुरुआत की थी जिसका नाम था दीपक केमटेक लिमिटेड। इसके जरिए कंपनी ने न्यू मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी की शुरुआत की है। पहला हमें नाइट्रिक प्लांट का देखने को मिल रहा था, दूसरा हमें हाइड्रोजनेशन प्लांट देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल अगर देखोगे तो रिसेंट टाइम में मल्टीपल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी की न्यूज़ कंपनी ने सुना दिया है। लास्ट मंथ ही नाइट्रिक एसिड की प्लांट की शुरुआत हमें देखने को मिली थी और अब हाइड्रोजनेशन प्लांट की शुरुआत कंपनी के साइड से होता हुआ दिखा है। तो इन सारे कारणों की वजह से क्या होगा कि कंपनी न्यू प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करती हुई दिखेगी और ओवरऑल इन सारी चीज़ों की वजह से कंपनी के जो अर्निंग्स लगातार प्रेशर में दिखे हैं पिछले 3-4 सालों से, उसमें कुछ रिकवरी आपको देखने को मिल सकता है। अभी के टाइम पे देखोगे इस कंपनी के ग्रोथ को, तो पिछले एक साल में डी ग्रोथ कंपनी ने रिपोर्ट किया है अपने रेवेन्यू में। प्रॉफिट में तो डी ग्रोथ काफ़ी खराब देखने को मिल रही है पिछले एक साल में, और इन सारे कारणों की वजह से स्टॉक प्राइस सीजीआर भी पिछले 5 साल, 3 साल और 1 साल तीनों का खराब हमें देखने को मिल रहा है। और अर्निंग्स लगातार कंपनी के ग्रो नहीं हो रहे हैं, इस वजह से कंपनी के ऊपर डेट भी रिसेंट टाइम्स में देखोगे तो बढ़ता हुआ देखा है। कोई कंपनी लगातार प्रॉफिट कर रही है और कंसिस्टेंट कंपनी के प्रॉफिट अगर ग्रो भी हो रहे हैं तो उस केस में क्या होता है कि कंपनी को कैपेक्स करना, यानी कि अपने आप को बड़े करने में जो इन्वेस्टमेंट लगते हैं उसके लिए कंपनी को डेट की तरफ यानी कि लोन की तरफ जाना नहीं पड़ता। कंपनी के पास ऑलरेडी पैसे होते हैं। बट जब कंपनी का प्रॉफिट ग्रो नहीं कर रहा है और प्रॉफिट में डी ग्रोथ कंपनी फेस कर रही है, यानी कि मान लो पिछले साल कंपनी ने 100 करोड़ का प्रॉफिट किया था, इस बार कंपनी ने 70 करोड़ का प्रॉफिट किया, तो ऑलरेडी 30 करोड़ के प्रॉफिट पे तो कंपनी नुकसान पे है। और वहाँ पर कंपनी को अगर मान लो 50 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करनी है तो वहाँ पर कंपनी सोचेगी और उस केस में कंपनी लोन लेगी। और रिसेंट टाइम्स में क्या हुआ है कि कंपनी के लोन्स आपको बढ़ते हुए भी देखने को मिले हैं, चाहे हम बात करें शॉर्ट टर्म लोन्स के बारे में या फिर हम बात करें लॉन्ग टर्म लोन्स के बारे में। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स कंपनी का एक टाइम पे 43 करोड़ था, बट अभी के टाइम पे देखोगे तो 1000 करोड़ के ऊपर निकल चुका है। अच्छी बात यह है कि कंपनी के पास एसेट्स अच्छे हैं, कंपनी के पास रिजर्व्स अच्छे हैं, इस वजह से लोन का बर्डन कंपनी को होगा नहीं, बट ग्रोथ का बर्डन कंपनी के ऊपर रहेगा, क्योंकि इन सारे चीज़ों की वजह से जो न्यूज़ अभी हमने डिस्कस किया उन सारी चीज़ों की वजह से ग्रोथ में रिकवरी देखने को ज़रूर मिलेगी, बट पहले जैसे ग्रोथ कंपनी दिखाए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और एफआईएस की कन्विक्शंस इस कंपनी में कुछ खास अच्छी तो देखने को नहीं मिली है इस Q3 में भी, क्योंकि एफआईएस ने इस Q3 में भी अब अपने स्टेक्स को डाइल्यूट किया है। 6.21% स्टेक था Q2 में, जो कि घटकर लगभग 6% पे आ चुका है। तो ये सारी चीज़ों को मैं बता रहा हूँ, जो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप दीपक नाइट्राइट के इन्वेस्टर हैं तो बेशक इन सारी चीज़ों को नोट करो, बाकी इन्वेस्टर नहीं हो आप इग्नोर भी कर सकते हो। सो अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं एक सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल के बारे में जिसका नाम है ट्रेडर पाजी। अब ये सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हैं जिनका रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, और इनको 8 साल से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है ऑप्शन एंड स्विंग ट्रेडिंग में। साथ में 3000 से भी ज़्यादा लोगों को ऑलरेडी ये ट्रेन कर चुके हैं। तो इनके टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। लिंक के थ्रू जाकर जरूर इस चैनल को आप ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि काफ़ी सारी कंपनी के टेक्निकल्स को प्रॉपर एनालिसिस कर यहाँ अपडेट किया जाता है, जो कि अभी आपको यूट्यूब पे तो देखने को नहीं मिलता, जिसको आप यहाँ पर आकर ज़रूर चेकआउट कर सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों मार्केट से रिलेटेड जो समरी होती हैं वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलती हैं।
मार्केट से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स होता है वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। साथ में सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल है, तो इनके कॉल्स वगैरह भी दिखते हैं, जिसको भी चाहो तो आप चेकआउट कर सकते हो। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लिंक के थ्रू जाकर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं अब अगली कंपनी के बारे में। सो अगली कंपनी का नाम है IRFC, यानी कि इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। अब दोस्तों, अगर हम IRFC की बात करें तो ये कंपनी आज के दिन काफ़ी वीक परफॉर्मेंस आपको डिलीवर करती हुई दिखी। काफ़ी सारे लोग बोलेंगे कि कंपनी की अर्निंग्स वो रीज़न हो सकती है, बट मुझे नहीं लगता। अर्निंग्स रीज़न हो सकता है, बट कहीं ना कहीं आज के दिन मार्केट का जो सेंटिमेंट था वो भी खराब था। तो कई सारी कंपनीज आज के दिन पिटी है, अच्छी कंपनी भी पिटी है, खराब कंपनी भी पिटी है और अच्छा खासा पिटी है। तो हो सकता है कि मार्केट एक क्रेडिट ले रहा हो IRFC के आज के दिन के वीक परफॉर्मेंस का। बट अगर हम बात करें कंपनी के अर्निंग्स के बारे में, तो अर्निंग्स में जो नेट प्रॉफिट है वो अब तक का बिगेस्ट हमें देखने को मिला है। अब बिगेस्ट नंबर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बात नहीं है IRFC के लिए, क्योंकि बहुत बड़ी कंपनी है। तो एवरी क्वार्टर अगर 1% से भी ग्रोथ कंपनी दिखाएगी तो भी वो बिगेस्ट ही होगा। बट सबसे इंपॉर्टेंट है कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ग्रोथ आप कितने परसेंट से दिखा रहे हो। इस बार कंपनी ने ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 11% की प्रॉफिट ग्रोथ दिखाई है, जो कि मुझे पर्सनली अच्छा लगा है। क्योंकि रिसेंट टाइम्स में देखोगे तो प्रॉफिट रेवेन्यू दोनों काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा था ग्रो होने के लिए ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। ग्रोथ डबल डिजिट छोड़ो, सिंगल डिजिट में भी कंपनी स्ट्रगल कर रही थी। और इस वजह से 11% की ग्रोथ रेट अगर कंपनी ने इस Q3 में रिपोर्ट किया तो मेरे हिसाब से कंपनी के नंबर्स फिर अच्छे हैं। बाकी दोस्तों, अगर हम बात करें कंपनी के नेट इंटरेस्ट मार्जिन के बारे में, तो वो भी हमें इंप्रूव होता हुआ नजर आया है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 8% से। और टोटल इनकम की बात करें तो वो हमें 6,700 करोड़ के आसपास देखने को मिला है। और इन सारी चीज़ों के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि IRFC ने जो लोन सैंक्शंस किया है वो नंबर इस बार काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव रिपोर्ट हुआ है 2026 के फाइनेंशियल ईयर में। क्योंकि IRFC ने पहले बता दिया था कि हम पूरे साल में 60,000 करोड़ का लोन सैंक्शंस करेंगे। बट अब IRFC बता रही है कि 60,000 करोड़ का लोन सैंक्शन तो हमने पहले 3 क्वार्टर में ही कर दिया। यानी कि अगले क्वार्टर में जो लोन सैंक्शन हम करेंगे वो गाइडेंस से काफ़ी ऊपर होगा। तो बोल सकते हैं कि कंपनी ने गाइडेंस के हिसाब से काफ़ी बेहतर काम किया है इस फाइनेंशियल ईयर। तो अगले क्वार्टर में भी ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन हम IRFC से कर सकते हैं। बाकी अगर इस कंपनी से रिलेटेड और भी कुछ एनालिसिस वीडियो चाहिए तो उसके लिए मुझे आप कमेंट कर देना, सिंपली आप IRFC लिखो, नेक्स्ट वीडियो में उसको हम लोग ज़रूर डिस्कस करेंगे। इसके अलावा बात करते हैं दोस्तों अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। अब देखो, जनवरी का महीना रिलायंस इंडस्ट्रीज के लिए काफ़ी ज़्यादा खराब जा रहा है। हर दूसरे ट्रेडिंग सेशन में रिलायंस इंडस्ट्री पिट रही है और अच्छा खासा पिट रही है। आज के दिन गिरावट का नंबर कम था, बट कल के दिन काफ़ी ज़्यादा था। अब देखो, रिलायंस इंडस्ट्री 1-2% भी अगर गिरती है तो वो छोटा मोटा गिरावट नहीं होता, वो कई हज़ार करोड़ का गिरावट होता है। अब रिलायंस इंडस्ट्रीज के सेंटिमेंट्स रिसेंट टाइम्स में देखोगे तो थोड़ी सी वीक हो चुकी है। और जो पिछले साल कंपनी ने अच्छी परफॉर्मेंस डिलीवर किए थे उसकी प्रॉफिट बुकिंग अभी के टाइम पे आपको चलती हुई दिख रही है। तो ये सारी चीज़ें आपको मार्केट में हमेशा हर दूसरी कंपनी में देखने को मिलता है, तो कोई पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी अगर आपको रिलायंस से रिलेटेड डिटेल एनालिसिस चाहिए टेक्निकल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसके लिए आप सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। अब रिलायंस की बात कर लेते हैं। तो अभी रिलायंस के एक सब्सिडरी है जियो, जिससे रिलेटेड एक काफ़ी बड़ी रिपोर्ट हमें सुनने को मिल रही है गोल्डमैन नहीं, मॉर्गन स्टैनली और गोल्डमैन की तरफ से, दोनों की तरफ से। अब यहाँ पर दोस्तों रिपोर्ट आ रही है वैल्यूएशन को लेकर। मॉर्गन स्टैनली और गोल्डमैन दोनों बता रहे हैं कि 133 से लेकर 182 बिलियन डॉलर की वैल्यूएशन हमें जियो की IPO की देखने को मिल सकती है। अब देखो, जितना बड़ा वैल्यूएशन उतना बड़ा IPO, ये मान लो। और जितना बड़ा वैल्यूएशन होगा उतना ज़्यादा लोगों को कम प्रॉफिट होगा रिलायंस के जियो की IPO से। अब देखो, वैल्यूएशन अट्रैक्टिव होता है तो सब्सक्रिप्शन ज़्यादा हमें दिखने को मिलती है। अब देखो, मार्केट सेंटीमेंट तो ऐसे भी खराब है भाई, तो आप अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे लाओ या फिर महंगे वैल्यूएशन पे लाओ, सब्सक्रिप्शन इतने बड़े IPO का हो जाना काफ़ी मुश्किल लगता है। बट ये रिलायंस है, गेम है इनके पास, कुछ भी कर सकती है। तो वैल्यूएशन की चर्चा तब तक आपको देखने को मिलेगी जब तक इनके तरफ से वैल्यूएशन फाइनलाइज नहीं किए जाए। अभी के टाइम पे देखोगे जो टैरिफ हाइक्स हुई हैं इस वजह से 170 बिलियन डॉलर की जो मैक्सिमम वैल्यूएशन पहले बताई गई थी वो अभी के टाइम पे 182 बिलियन डॉलर तक जा चुकी है। तो चलो, ये सारी चीज़ें आप नोट करो। बाकी इसके अलावा बात करें रिलायंस इंडस्ट्रीज से रिलेटेड एक न्यूज़ के बारे में, तो रिसेंटली एक रिपोर्ट हमें पब्लिश होती हुई दिखी थी, जिसमें बताया गया था, रिपोर्ट एक्चुअली ब्लूमबर्ग का था, जिसने रिलायंस इंडस्ट्रीज से रिलेटेड भी रिसेंट रशियन क्रूड ऑयल को लेकर रिपोर्ट पब्लिश की थी। रिपोर्ट में ये मेंशन किया गया था कि रिलायंस इंडस्ट्रीज ने प्लान किया है पॉज करने का लिथियम एंड बैटरी सेल के मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में,
यानी कि इंडिया में इनका प्लान था कि लिथियम आयन बैटरी के जो सेल्स हैं उसको हम मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, बट अभी ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के हिसाब से उन्होंने इस डिसीजन को पॉज किया है, या फिर बोल सकते हैं ये जो काम है उसको रोका है। अब इसके क्लैरिफिकेशन रिलायंस से मांगे गए थे, और क्लैरिफिकेशन में रिलायंस इंडस्ट्रीज ने साफ साफ बताया भाई कि जो इनका प्लान था वो अभी भी अनचेंज है, यानी कि उसमें कोई भी चेंजेस नहीं है। जो पॉज वाली सिचुएशन मतलब जो पॉज वाली चीज़ें हमें सुनने को मिल रही है ब्लूमबर्ग की तरफ से, वो गलत है। हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं। अब ब्लूमबर्ग बैक टू बैक रिपोर्ट रिलायंस से रिलेटेड पब्लिश कर रही है, जिस बेसिस पर रिलायंस रिएक्ट भी कर रही है। और अगर ये मान लो पॉज ये कर दे तो ओवरऑल लिथियम आयन का जो डिमांड है वो इन फ्यूचर काफ़ी ज़्यादा अच्छा देखने को मिल सकता है। और उसमें अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के पास 20-30% का मार्केट शेयर होगा तो ऑब्वियस सी बात है ये काफ़ी बड़ी रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के लिए ग्रोथ अपॉर्चुनिटी हो सकती है। तो रिलायंस ने तो बता दिया कि हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं, बट ब्लूमबर्ग ने जो रिपोर्ट पब्लिश किया है रिलायंस को लेकर, हो सकता है कि आगे चलकर रिलायंस इंडस्ट्रीज इन सारी चीज़ों को बोल दे कि हाँ भाई हम ऐसे करने वाले हैं। तो उस टाइम ये सारी चीज़ें देखना बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों एंजल वन के बारे में। रिसेंटली एंजल वन ने डिसाइड किया है 1:10 के रेशियो में स्प्लिट देने का। अपने Q3 के रिजल्ट के बाद कंपनी ने स्प्लिट का फैसला किया था। सो अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं तो बेशक इस न्यूज़ को आप नोट कर सकते हैं। शेयर होल्डर नहीं है आप इग्नोर कर सकते हैं, न्यूज़ इस वजह से मैंने बता दिया, बाकी ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। तो होप करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बहुत बहुत शुक्रिया।